लोकसभा इलेक्शन 2019 की तस्वीर कल यानी कि 23 मई को पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स में दावा यह किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि एनडीए और बीजेपी को इस बार बड़ी तादाद में मुसलमान वोट दे रहे हैं या उनको वोट मिला है। लेकिन इसी बीच दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करते हुए मुसलमानों से यह अपील की है कि अच्छी सरकार की कामयाबी के लिए वो दुआ करें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देवबंद के लिए अच्छी सरकार का क्या मतलब है और किस तरफ उनका इशारा है। 2014 में जब मोदी की क़यादत में मरकज में सरकार बनी, तब से ही पीएम मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ मतलब मुल्क के 130 करोड़ लोगों का साथ, सबका विकास मतलब मुल्क की 130 करोड़ आवाम की तरक्की। पीएम मोदी ने इस नारे में ना तो हिंदू आता है और ना मुसलमान आता है, ना तो सिखों की अलग से इसमें बात होती है और ना ही ईसाइयों की। लेकिन सवाल है कि बीजेपी और मोदी सरकार की पॉलिसीज क्या वाकई में ऐसी हैं जिसे लेकर अकलियत बीजेपी से दूरी बनाए रखना चाहता है। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी ने मोदी और मुसलमानों को लेकर ऐसे कई मिथ तोड़े हैं जिसे लेकर बीजेपी मुखालफिन मोदी पर मुस्लिम मुखालिफ होने का इल्जाम लगाते रहे हैं। मगरबी बंगाल के खड़गपुर में जब पीएम मोदी एक रैली को खिताब कर रहे थे तो अजान की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी तकरीर को रोक दिया था। मुखालफिन मोदी को मुस्लिम मुखालिफ साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। मोदी ने सियासी बयानबाजी से पलटवार की भी कोशिश इन्होंने नहीं की है, यानी कभी सफाई देने की कोशिश नहीं की। हाँ, पूरे मुल्क को तरक्की की पटरी पर सरपट दौड़ाने का जो जज्बा उन्होंने दिखाया है, उससे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको एतबार होने लगा है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या मुसलमान अपने डर से आगे बढ़कर बीजेपी के साथ जुड़ रहा है और जुड़ने में बुराई क्या है। मुसलमान जिसे कुछ सियासी पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही हैं, मुसलमानों को इस दायरे से बाहर क्या निकलना चाहिए। आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है। मैं यहाँ ये बात वाजे कर दूं कि हम लोगों ने जो अपील की है वो दुआ के लिए की थी और की है। हमने किसी पार्टी की मुखालफत या किसी पार्टी की मुआफ़क़त में अपील नहीं की कि आप फला पार्टी के हक़ में दुआ करें कि उसकी सरकार आए या उसकी ना आए। हम लोगों ने जो अपील की थी वो ये की थी कि आप लोग दुआ करें और ये आयतें, ये सूरतें पढ़ें कि अल्लाह पाक हिंदुस्तान में जिसकी भी सरकार आए वो अमन सलामती की हो, भाईचारे पर तरजीह देने वाली हो, धर्म के नाम पर राजनीतिक ना करती हो। तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये अपील की गई है, बाकायदा तौर पर दुआएं बताई गई हैं कि किन दुआओं को पढ़ा जाए ताकि एक जो हिंदुस्तान में सरकार बने वो एक अच्छी सरकार बने। उन्होंने बताया भी पैरामीटर कि आखिर उनका मतलब क्या है। अमन सुकून वाली, भाईचारे वाली, जो मजहब की सियासत ना करती हो, ऐसी हुकूमत की उन्होंने बात की है और ये कहा है कि इसके लिए दुआ करें। आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए कि अच्छी सरकार मतलब किस तरह की सरकार की वो बात कर रहे हैं और क्या वाकई में 5 सालों में जो सबका साथ सबके विकास की बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसमें कितनी कामयाब हुई है बीजेपी और क्या वाकई में इन 5 सालों में मुसलमानों और बीजेपी के बीच की जो दूरी है क्या वो पटी है, क्या वो कम हुई है, इस पर हम बात करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर जिलानी साहब, बीजेपी के लीडर हैं। इसी के साथ ही अनुज अत्री साहब हैं, कांग्रेस के लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल मिश्रा साहब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाऊं, सबसे पहले ख्वाजा साहब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि जब दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये कहा जाता है कि अच्छी सरकार के लिए दुआ करें और उसके साथ साथ फिर आप नीचे सब भी देखें कि उन्होंने ये कहा कि अमन सुकून वाली, आपसी भाईचारे वाली, जो मजहब की सियासत ना करती हो, क्या समझा जाए, क्या मतलब निकाला जाए। देखिए, मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि इन 70 सालों में कभी ये जरूरत महसूस नहीं की गई कि इस तरह की कोई दुआ की जाती है। ये दुआ पहली बार क्यों की जा रही है, ये अपने आप में खुद एक सवाल है। रहा सवाल इस बात का कि उन्होंने 3 बातें कही हैं, उन 3 बातों में
जिस बात को वो खुलकर नहीं कह सके या उसके बाद जिस बात की खुल के वो जुर्रत नहीं कर सके, वो अमलन ये कह रहे हैं कि हिंद के मरकज में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ना बने। तो बुनियादी मकसद उनके कहने का वो यही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आपसी भाईचारा, अमन, सुकून और मजहब की सियासत जो है वो कर रहे हैं और ये सब छीना जा रहा है। ये गालिबन उनकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है, सही या गलत, मुझे तो यही समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब आइए इस बात पर कि जिस मौजू को आपने आज सामने रखा है कि मोदी और मुसलमान, मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे इस मुल्क में कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जैन और मोदी तो कभी डिस्कस नहीं होते, सिख और मोदी तो कभी डिस्कस नहीं होते, ईसाई और मोदी तो डिस्कस नहीं होते, लेकिन बीजेपी मुसलमान डिस्कस होती है, मुसलमान मोदी डिस्कस होते हैं। ये अपने आप में ये जो नहज है, इस तरह की जो गुफ्तगू और इस तरह का जो मिजाज हमारे यहाँ एक मखसूस तरीके से बनाया गया है, जिसमें एक मखसूस तबके को एक मखसूस जमात के साथ में हर वक्त एक स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन में रखने की कोशिश की जाती है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके सारे फायदे तो उठाते हैं सियासी लोग और उसके सारे नुकसान उठाता है आम मुसलमान। मिसाल के तौर पर एनडीए की जब आप बात करते हैं तो एनडीए में कितनी जमातें ऐसी हैं जिनको मुसलमान आज से नहीं, जब से एनडीए बनाए तब से बड़ी भारी तादाद में लोग वोट देते रहे हैं। ममता बनर्जी भी एक ज़माने में एनडीए के अंदर शामिल थी, चंद्रबाबू नायडू भी एक ज़माने में उसके अंदर शामिल थे, और इस तरह से एक नामतनाही सिलसिला है। मुसलमान एनडीए को वोट देते रहे हैं, ये एक हकीकत है, और मुसलमान बीजेपी को भी वोट देते रहे। ये एक अलग बात है कि मुसलमान बीजेपी को उतना वोट नहीं देते रहे जितना कि वो दीगर सेकुलर सियासी पार्टियों को देते रहे। इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें दो कसूर हैं जी। बीजेपी का कसूर तो ये है कि उतनी कोशिश और उतनी ज़मीन नहीं मिल सकी जिससे कि इस पुल को मजबूत बनाया जा सकता, और मुसलमानों का कसूर ये है कि वो इस सिलसिले में उस तरह की पहल करने से गुरेज करते हैं, डरते हैं और अपने अंदर कोई कॉम्प्लेक्स रखते हैं, इस बात से घबराते हैं कि अगर हम बीजेपी से मिले तो हम पर कोई कतल लग जाएगी, हम पर कोई फतवा लग जाएगा, और ऐसा लोग करते हैं। और आखिरी बात बुशरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई कुरान और हदीस में नहीं लिखा गया कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना। ये खाली दुनियादारी का मामला है। इस दुनियादारी के मामले में दुनियादारी के एतबार से फैसले होते हैं, मुल्क के मफाद के एतबार से फैसले होते हैं। मुल्क का मफाद कहाँ है, मिल्लत का मफाद कहाँ है, अमन का मफाद कहाँ है, तरक्की का मफाद कहाँ है, सबको एक साथ लेकर चलने का मफाद कहाँ है, गवर्नेंस का मफाद कहाँ है, आइन की बालादस्ती का मफाद कहाँ है। ये तमाम वो नुकात है जिनकी बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, और ये मिथ जो है अब बहुत हो गया, अब इसको टूट जाना चाहिए। बीजेपी वर्सेस मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेस बीजेपी। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, आप मुझे बताइए कि क्या इन 5 सालों में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है कि ये मान लिया जाए कि मुसलमानों और बीजेपी के बीच की जो दूरी है वो कम हुई है। बारहा ये दावे किए जाते हैं और कभी कभी इन्हें मर्दों और औरतों में भी बांट दिया जाता है कि औरतों ने वोट किया बीजेपी को, मर्दों ने शायद नहीं किया, इस तरह से भी बांटा जाता है। आखिर ऐसे वो कौन से काम किए जिसकी बिना पर आप ये समझते हैं, मानते हैं कि मुसलमानों ने आपको वोट किया है? देखिए, मैं मोहतरम ख्वाजा इफ्तिखार साहब की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल आईना दिखाया है कि क्यों इस तरह के चर्चे होते हैं बार बार, और ख़ास करके मुसलमान को ही टारगेट क्यों किया जाता है। क्यों देवबंद जैसा इदारा, उसको ज़रूरत पड़ गई कि वो दुआ की तरकीब बताए कि कौन सी दुआ पढ़े। अगर यही दुआ, आज का दिन बहुत अफसोस वाला दिन है। अगर आपको याद हो तो आज ही हाशिमपुरा के अंदर 40 लोगों के कत्लेआम उस वक्त की सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर जमात के मुखिया के ऑर्डर पे आज ही के दिन कर दिया गया था। कभी किसी मीडिया में इसको लेके बहस नहीं किया गया, कभी चर्चा नहीं करी गई, लेकिन पिछले 5 साल से पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमने कम से कम एक बार नहीं बल्कि 10 बार शायद इस पर हाशिमपुरा को लेकर बहस सुन लीजिए, लेकिन कभी आपने सवाल उन लोगों से नहीं किया कि घरों से निकाल के किस तरीके से लाइन में लगा के गोली मार दी गई थी। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आज वो मौजू नहीं है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने की कोशिश कुछ धार्मिक लोग करना चाह रहे हैं, ये खास करके एक कौम के लिए बहुत खतरनाक है। वो भी जब चुनाव हो चुका है, जिन्होंने वोट देना था वो वोट दे चुके हैं। मुसलमानों ने वोट क्यों दे दिया, इसको लेके एक बहुत बड़ी बेचैनी हमारे कौम के, कुछ खास करके मैं कहना चाहता हूं, खुल के कहूंगा, मुस्लिम कौम के कुछ लोगों के बीच में है कि क्यों दे दिया, और जिनको दे रहे थे उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया, इस पे कभी चर्चा नहीं होती बुशरा। लेकिन मैं आपका जो सवाल है मैं उस पे आऊंगा कि मोदी साहब ने किया क्या। पिछले 5 साल में आप उठा के देखिए इतिहास,
कि क्या नहीं किया मुसलमानों को। अगर उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर एक दूसरे धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी हमारे यहाँ रहते हैं उनको दिया गया, तो मुसलमानों को उससे अलग नहीं किया गया। मुस्लिम औरतों को भी सुदूर झारखंड के एक छोटे से शहर या छोटे से गांव में वो मुसलमानों को भी मिला। मुझे ऑब्जेक्शन है। जी बताइए। आप मुझे बताइए कि जी आप मुझे बताइए कि जो किसी भी मुल्क का कोई कमजोर तबका होता है तो क्या उसको तमाम जो दूसरे मजबूत तबके हैं या जिनकी तमाम तरह से हालत चाहिए उनके बराबर उन्हें देखा जाता है या उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स, कुछ अलग तरह की चीजें की जाती हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अलग से नहीं बनाई जाती। अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम तरह की स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च नहीं की जाती। जब आप दलितों की बात करते हैं और जब आप सच्चा कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं उसमें देखते हैं कि दलितों से भी बदतर हालत है अगर मुसलमानों की, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके लिए अलग से काम करने की जरूरत है और अगर किया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? बहुत शानदार आपने सवाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो अल्पसंख्यक अल्फाज से हमें घेर लिया गया वो किसकी देन है, इसका इतिहास उठा के देख लीजिए कि किन लोगों ने अल्पसंख्यक तक हमें महदूद कर दिया। मुसलमानों को, कमजोर तो थे मुसलमान आजादी के बाद, उन्होंने और कमजोर करने के लिए, उन्हें बिल्कुल बेसहारा करने के लिए किन लोगों ने उनको सामने से वार किया। ये इतिहास भारत के जनमानस के सामने है कि किन लोगों ने कैसे कैसे करके। आप देखिए कि हम और आप और ख्वाजा इफ्तिखार साहब जहां रहते हैं वहां एक बहुत बड़ा कांड पूरे मीडिया में हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा और बहुत अफसोसनाक वो हादसा रहा है जिसमें कुछ लड़के मार दिए गए थे और उसके बाद एक इसी भारत के दल जो सबसे बड़े दल हैं उनकी मुखिया ये कहती हैं और वो पूरी रात रोती रहती हैं। तो वो क्यों रो रही थी? अगर वो लड़के आतंकवादी थे तो वो क्यों रो रही थी? अगर वो आतंकवादी नहीं थे तो वो मारे क्यों गए? और वहीं पे मोहन चंद शर्मा जैसे जाबाज इंस्पेक्टर शहीद हो जाते हैं तो आखिर वो शहीद किस लिए हुए और किसने उनको शहीद किया? इस पे कभी मुसलमानों ने इकट्ठे होके देवबंद वालों को कहा कि आप फातिहा और वो बताइए, दुआ बताइए कि हम कौन सी दुआ उनकी मगफरत के लिए करें? ये तो हमने पिछले 5 साल में नहीं सुना। और हमें अल्पसंख्यक का एक कार्ड हमारे गले में इस कांग्रेस पार्टी की देन है, दे दी और देने के बाद हमें कहा कि आप अल्पसंख्यक हैं, आपके लिए ये मंत्रालय दे दिया गया, आपके लिए ये कमीशन दे दिया गया, इससे निकलिए मत। आपको 2 इदारे दे दिए गए, अलीगढ़ और जामिया, इससे निकलिए मत। जब आपने सवाल किया तो आपको इसी कांग्रेस पार्टी ने आपको सामने से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब इस सरकार, मौजूदा सरकार ने जब ये सारी चीजें खत्म करके और लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा कर रही है तो आप सवाल उठा रहे हैं कि क्यों आखिर मुसलमानों के लिए क्या मुसलमानों का पिछले 5 साल में आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा है? क्या आप जिस जगह पे रहती हैं या मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां पे मुसलमानों के रहने का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा? क्या उनके बच्चे आज हायर एजुकेशन के लिए लंदन और अमेरिका नहीं जा रहे? पिछला रेशियो का क्या है? इसमें हुकूमत का क्या है? अगर कोई आईएएस क्वालिफाई कर रहा है तो ये उसकी अपनी मेहनत है। अगर कोई बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है तो इसकी अपनी मेहनत है। बिल्कुल आपकी बात को नहीं काटूंगा, उसकी अपनी मेहनत है, लेकिन रास्ता दिखाने का काम किसने किया? किसने चीजें मुहैया कराई? किसने वजीफा देके कहा कि आप आईएएस की तैयारी करिए? किसने कहा कि हमसे लोन ले लो और लोन लेके आप अमेरिका और लंदन पढ़ाई करने जाओ? किसने ये डिस्क्रिमिनेशन बंद किया कि आप जामिया के इलाके में रहते हैं लोन नहीं मिलेगा? ऐसे में यूपीए सरकार की मेरे पास लिस्ट है जी, ऐसे में एक लिस्ट भी बाकायदा तौर पर डेटा भी सामने ये करना चाहिए कि कितना हुकूमत से फायदा उठाया गया है। लोन नहीं मिलता था, अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, अब उन्हें लोन मिल रहा है पढ़ाई के बदले। ये एक पॉजिटिव तरीके से लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो ये हम कर रहे हैं कोशिश। अगर आप इतना मुसलमानों के साथ जो है वो काम किया है तो हम जो मौजूदा सरकार है जो उन्होंने काम किए हैं अच्छे काम मुसलमानों के लिए, पिछले 2-3 साल से हम लोग लगातार लोगों में ले जा रहे हैं। आप हमारे साथ हैं तो हम और भी बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच में ये सारी चीजें मुझे बताइए कि एक लंबी चौड़ी आपके ऊपर इल्जामों की बौछार जो है वो यासिर ने की है और उनका ये कहना है कि इतने सालों में आप ये बताइए कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? आपने एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई, उसके बाद सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई, आप ही के जमाने में वो रिपोर्ट आई थी और उसके बाद सवाल ये उठा कि रिपोर्ट तो आ गई लेकिन उस पर अमल कितना किया गया, उसको लेकर काम कितना
किया गया, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो मुसलमानों को टिकट्स कितने दिए गए हैं, इसको लेकर भी सवाल है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब लगातार ये मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो कांग्रेस को वोट करते हैं, कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कभी मुसलमानों की पार्टी, कभी कुछ कहा जाता है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मुसलमानों को कांग्रेस से मिला क्या है? देखिए, आपके ही सवाल में ही उत्तर है। अभी आपने कहा कि कांग्रेस को कहा जाता है मुसलमानों की पार्टी, तो देखिए उसी सब चीजों से स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है मुसलमानों के साथ खड़ी रही है और मुसलमान समाज जो है हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। हमारा तो आपस का एक बहुत पुराना संबंध रहा है, आजादी से पहले के लेकर के और आजादी के बाद से, और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे तमाम, न केवल मुस्लिम समाज के लोग, सभी भाइयों का, हमारे सारे सर्व समाज के लोगों का साथ रहा है और आज भी है। हम लोग तो जब से देश आजाद हुआ है कहीं ना कहीं लगे हुए। आज अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये बोल रहे थे कि एक अल्पसंख्यक टैग से हमें बांध दिया गया। क्यों नहीं बांध दिया जाएगा? मेरी बात सुनिए, क्या केवल अल्पसंख्यक टैग से नहीं बांध दिया गया? आपको इस बात को पेश करने का गलत तरीका है। आप तो जो है, जो लोग दबे हुए थे, जो माइनॉरिटी किस लिए होते हैं, मुसलमान दबा हुआ था हिंदुस्तान में। देखिए, आपकी आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा बीच में नहीं बोला, जरा सुनिए। 1857 के गदर से लेके आप इतिहास आजादी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। नहीं, आपने गलत बोला, ठीक बोला, हमने सुना। नहीं, आपने सुन ली मेरी असल चरित्र ऐसे बीच में बोलने से जवाब अपने समय में बोले, आपकी बात हमने पूरी सुनी। निश्चित तौर पे एक माइनॉरिटी, अगर कोई देश में किसी भी देश में कोई भी अगर समाज, अगर कोई माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि संख्या में अगर कम हो और उनके उत्थान के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि ताकि उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, कुछ स्पेशल उनको पैकेज दिया जाए, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाए, उसके आधार पर उनको एक माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है कि ताकि उनको एक अलग से दर्जा दिया जाए। जो दर्जा एक सामान्य दर्जे को मिलता है वो तो उनको मिले, साथ में उनको एक अलग से मिले। जैसे SC/ST कमीशन मिला, SC/ST में भी वही लोग थे जो अगर हमारे SC/ST समुदाय से लोग आते थे। तो आप ही के सर पे बंधेगा ना, जो मुसलमानों की अभी हालत है, जिस तरह से वो अभी दलितों से भी अगर पिछड़े हैं, पिछड़ों से भी पिछड़े हैं, जो उनके तालीम की हालत है, जो उनकी माशी यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो उनकी है, उसका सेहरा भी तो आप ही के सर बंधेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हुकूमत भी तो आपने ही की है। और अगर वाकई में अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र होती है और वाकई में आपने उनके लिए उस तरह के काम किए होते, तो आज उनकी हालत ये ना होती जो है। देखिए, निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं, मैं उस चीज से एक बात को आपकी सहमत करता हूं कि हाँ, हमें और काम करना चाहिए था। जो आज हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा इस चीज में आवश्यकता है, काम किया जाना चाहिए। लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस देश में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी रही है कि जो इस दिशा में काम करती रही है। आज अगर देश में मुसलमान समाज की शिक्षा के लिए अलग से कुछ शिक्षा के लिए काम किया है ताकि वो शिक्षित हो सके, उनके लिए अलग से केवल और केवल मुस्लिम समाज के लिए स्कूल बनाए गए, मुस्लिम समाज के लिए यूनिवर्सिटीज बनाएगी, उन्हीं को आधारित अगर मुस्लिम बनाया गया कि ताकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ साथ तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अलग से भी उनको एक स्पेशल कैटेगरी दिया जाए ताकि वो और आगे आए। इसी प्रकार से उनको कारोबार के लिए, उनको नौकरियों के लिए, उनको उत्थान के लिए तमाम तरह की सुविधाएं हमारी सरकार ने समय समय पर दी है। लेकिन आज बात की जाए, इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? आज जो ये बात करते हैं, इन्होंने तो हमेशा फर्क करने की कोशिश की है। जो भी तमाम स्कीम्स, जो भी तमाम शुरू किया गया था, चाहे कांग्रेस के जमाने में, जाहिर सी बात है आपने सबसे ज्यादा हुकूमत की, आपने सबसे ज्यादा स्टेप्स भी लिए होंगे, उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बंद की गई हो, खत्म की गई हो। बीजेपी के दौरे इख्तिदार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने बिल्कुल किया। ये मोदी सरकार ने इन 5 सालों में जो सबका साथ सबका विकास का एक नारा दिया था, उसमें अपने लोगों का साथ और अपने लोगों का विकास भी नहीं कर पाए, साथ जरूर दिया, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का इन्होंने निश्चित तौर पर भेदभावपूर्ण तरीके से हर जगह उनको जो है अलग से भेदभाव किया गया। देखिए, जो यूनिवर्सिटी थी उनकी ग्रांट्स में कटौती की गई है। कहीं ना कहीं आपको मैं दावे से कहता हूं कि जो ग्रांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था, उन ग्रांट्स में कटौती की गई ताकि इनके जो है कहीं ना कहीं शिक्षक, और देखिए ये जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज थी, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो, या और भी तमाम यूनिवर्सिटीज हो, आज उनको इन 5 सालों में इस प्रकार से पेश किया गया कि ना जाने कितना इन यूनिवर्सिटीज में जो है छात्र पढ़ करके नहीं निकलते, ना जाने कोई अपराधी पढ़ के निकलते हैं, या पढ़ने वाले लोग वहां पर तमाम जो है आतंकवादी पढ़ के निकलते हैं। इस तरह की जो है एक छवि पेश करने की कोशिश की गई और उनको टारगेट पे लिया गया। और तो और देखिए, ये पहली ऐसी जो सरकार बनी है आजाद भारत के बाद में जिसमें इस जो सत्ताधारी दल का एक भी मुस्लिम जो है सांसद चुन के नहीं आया। एक भी पहली ऐसी सरकार है। बताएं कि कितने मुसलमानों को इन्होंने 2014 में टिकट दिए थे और कितने इनके सांसद थे जो चुन करके आए थे। एजेंडे पे आ गए। नहीं, एजेंडा पे क्या, क्यों नहीं है एजेंडा आएगा? आप सबका साथ करते हैं और जब साथ देने की बात आती है, जब साथ देने की बात आती है तो आप भेदभाव करते हैं, उनको सिरे से नकार देते हैं और केवल झूठा प्रचार करते हैं। झूठा प्रचार हमने वो तो दिया, आप बताएं
है, आपने क्या आज दिया? आपको हाशिए पे लाके रख दिया। हमने चलो आपने कुछ तो दिया, मुसलमानों के मदरसों को बंद कराया। आप आपने बंद कराया। मदरसे तो आपने बंद किए, मदरसों में तो आपका बयान था कि मदरसों से आतंकवादी पढ़ के निकलते। ये सुनना चाह रहा था। ये तो मदरसों पे तो मदरसों को तो शक के दायरे में आपकी सरकार ने आपने करी। आपने मदरसों से बच्चे उठाए और जेल में भेज दिए। मेरे पास बात करता हूं, मदरसों को तो शक के दायरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश किया। तमाम आपकी सरकार 5 साल में एक एजेंडा के तहत चलती रही और आपने जो है मदरसे बंद कराने के लिए काम किया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या जहां जहां आपकी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे मध्य प्रदेश आई हो, राजस्थान में आई हो, आपने मदरसे बंद करने का काम किया। क्या आपके नेता ऐसे ठीक है, ऐसे आप दोनों की बात इस तरह से करेंगे तो कोई किसी की बात किसी को समझ में आएगी। मैं आपके पास लौट रही हूँ, अनिल जी को मुझे वक्त देना है। अनिल जी, यहाँ पर आपने देखा कि तमाम तरह की बातें की, बीजेपी की भी अपने दावे हैं, कांग्रेस के भी अपने दावे हैं, लेकिन आप ये देखें कि किसी भी समाज को अगर खत्म करना हो या मारना हो, मेरा मारना उस तरह से नहीं कह रही कि जिस तरह से उसको एक तरह से उसे खत्म कर दिया जाए, तो उसे पॉलिटिकली उसको बिल्कुल इररेलेवेंट बना दिया जाए, ये कहा जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम ये देखें कि कुछ जगहों के अलावा वेस्ट बंगाल और एक आध जगह और है जहां पर बीजेपी ने टिकट दिया, हालांकि कांग्रेस ने भी कोई छप्पर नहीं फाड़ा है, वो भी उसी कड़ी में शामिल है। एक पार्टी जो है वो मुसलमानों से डराकर और एक पार्टी जो है उससे डरकर, मतलब दोनों जो हैं डर की सियासत मुसलमानों को लेकर करती हैं और पॉलिटिकली उनको इररेलेवेंट कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि हमाम में दोनों पार्टी एक जैसी ही हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, ये राजनीतिक जो एक सफर का हम लोगों ने अभी तक तय किया है, उसका दुष्परिणाम ही आज ये देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समाज आज भी और सभी के सापेक्ष काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग अगर टॉपिक पे आ जाएं अपने, देखिए राजनीतिक विचारधारा से या राजनीतिक एंगल से अगर बात करेंगे तो इसी तरह होगा, वो अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, इसका अंत कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आरोप ही आरोप मिलेंगे, जवाब कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जो समझता हूं, देखिए किसी भी सरकार से, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या जैन सिख ईसाई कोई भी सरकार से कहीं किसी को समस्या नहीं रही है, जहां तक मैंने समझा है। बात विकास में आएंगे तो वहां थोड़ी सी बात आएगी, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो जो आज मोदी और मुसलमान जो आपका एक वर्ड है और जिसपे शायद हम लोग बात करना चाहते हैं, देखिए मोदी जी से किसी को समस्या नहीं, किसी मुस्लिम समाज को समस्या नहीं है, यहां तक कि बीजेपी से भी उतनी समस्या नहीं है। समस्या की जड़ कहां, ये समझिए, समस्या की जड़ ये है कि आजादी के पहले हिंदू मुसलमान किस तरह थे और आजादी के बाद कैसे ही हो गए। बल्कि हम आपको कहें 1925 में चले जाइए, बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी जरूर है, लेकिन बीजेपी राजनीतिक पार्टी कैसी है, क्या है, इसका आधार क्या है, बेस क्या है, ये सबको मालूम है। इसके पीछे जो संगठन है, उस संगठन की जो उत्पत्ति हुई थी, जहां से संगठन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार उस संगठन की जो क्रियाकलाप रहे या कार्यविधि रही या आचार विचार रहे, वो जिस ढंग से इस आजाद भारत में बढ़ते चले गए, उसका ये एक प्रतिक्रिया स्वरूप था, तो जिसका फायदा अन्य राजनीतिक पार्टियों ने उठाया। आज भी मैं आपको कहता हूं, आज भी अगर आप मोदी जी की बात करें तो मोदी जी की खिलाफत में मुसलमान नहीं खड़े, लेकिन मैं उदाहरण तौर पर आपको बताता हूं। आप देखिए, मोदी जी आते हैं, पहले दिन सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती मैं समझता हूं। और शायद मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की क्रियाकलाप में आपको कहीं इसमें कोई डिफरेंस दिखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हुआ है। वो कैसे हुआ मैं बताता हूं। एक तरफ जहां नेतृत्व या सरकार प्रयास कर रही है कि हम उस दूरी को मिटा दें, या जो ये एक विचार लोगों के मन में आ गए हैं, दूरी बन गई, उसको किसी तरह प्रयास करें, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने ही पार्टी के कुछ गिने चुने नेता, लेकिन उससे कहीं कई गुना ज्यादा जो उस पार्टी का आधार है, जो उस पार्टी को चलाता है, यहां तक कि आप कहें कि वो डायरेक्शन देता है, उससे जुड़े जो एक कट्टरवादी सोच संगठन, जिसमें कहीं मैं नाम भी ले लूं, बजरंग दल हो गया, जिससे भी हिंदू कट्टर संगठन, इनके जो क्रियाकलाप रहे वो दूरियों को बढ़ाते चले गए। गो रक्षक के मामले में आप देख लें, वो लव जिहाद के मामले में आप देख लें, इस तरह की जो घटनाएं हुई, 2 4 ही 10 ही 15 ही, कोई इतना भी नहीं, इस तरह घटनाएं हम बहुत से और भी घटनाएं इससे ज्यादा होती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं का होना समाज में एक मैसेज देता है। और हां, इस तरह की घटनाओं को, जहां आपने बात शुरू की थी कि राजनीतिक पार्टियां जो पहले से जो हुकूमत करते आ रही हैं या जो आज भी हैं, जो मुसलमानों को इस पार्टी से दूर रखने का प्रयास करती हैं और अपना एक वोट बैंक समझती है, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। जहां एक तरफ मोदी जी या मोदी सरकार एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी, सबका साथ सबका विकास, और उसमें कहीं ना कहीं चलने का प्रयास भी किया है मोदी, लेकिन उतना ही हमेशा से संगठनों के द्वारा या
समाज में कि जो क्रियाकलाप हुए नारे बहुत अच्छे दिए जाते हैं, लेकिन क्या वाकई में नारों की जो हकीकत है, उसके पीछे की हकीकत भी क्या ऐसी ही है जितने खूबसूरत वो नारे दिए जाते हैं? ये भी एक सवाल है। और भी मेरे से बहुत जुड़े सवाल। एक सेकंड बोलूंगा, बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है। मैंने उसी को समझाने की कोशिश की कि सरकार का प्रयास है, लेकिन वही है ना, सरकार के नीचे जहां से आपको डायरेक्शन मिलता है, जो आपके क्रियाकलापों पे नजर रखता है और आपके क्रियाकलापों को मोड़ भी देता है, वहां के द्वारा की गई गतिविधियों से कहीं ना कहीं सरकार की भी बाध्यता, सरकार में चाहे मोदी जी या कोई भी, तो वो जो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसका माहौल हमें आज इस टॉपिक पर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके।